যদি বেতন দেওয়া না হয় আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল 7 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी शासन को ललकार रहे थे तो उन्होंने क्या किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि तब से ठीक 9 महीने और 9 दिन बाद बांग्लादेश एक वास्तविकता होगा। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खां और शेख मुजीब के बीच बातचीत असफल हो गई और याहिया खां ने पूर्वी पाकिस्तान की जन भावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया। शेख मुजीब की जीवनी फ्रॉम रेबल टू फाउंडिंग फादर लिखने वाले सैयद बदरुल एहसन कहते हैं 25 मार्च 1971 में वो पाकिस्तान आर्मी की जो प्रोग्राम थी ऑपरेशन सर्च लाइट या जेनोसाइड वो शुरू हो गई थी और रात के 12 बजे शेख साहब ने हमारी इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन कर चुके थे। फिर कुछ ही देर बाद उनको गिरफ्तार किया गया। वहां से लेकर आजकल जो हमारे जो जातीय संसद या पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहां पर उन्हें बिठाया गया और फिर वहां से जिन अफसरों ने उनको गिरफ्तार किया था जनरल टिक्का खान को उन्हें इतला दी अंग्रेजी में बिग बर्ड इज इन द केज लिटिल बर्ड्स हैव फ्लोन, यानी कि उनके जो एसोसिएट थे वो चले गए थे और उन्होंने टिक्का खान से पूछा शेख साहब को कि आपके पास लेके आओ। टिक्का खान की एक रूड आंसर थी आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। फिर कराची ले गए वो लोग और कराची से उन्हें फिर पंजाब में मियांवाली एक शहर है वहाँ जेल में रख दिए तकरीबन 10 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और फिर उनकी सीक्रेट मिलिट्री ट्राइब्यूनल के सामने उनकी ट्रायल हुई और उनके ऊपर डेथ सेंटेंस पास किया गया नवंबर को। करीब 5 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के एक पूर्व पुलिस अफसर राजा अनार खां ने एक टेलीविजन कार्यक्रम नुक्ताए नजर में खुलासा किया कि उनको शेख मुजीब पर निगरानी रखने के लिए एक कैदी के रूप में फैसलाबाद जेल में रखा गया था। राजा अनार खां ने बताया, शेख ने मुझसे पूछा कि आपको किस अपराध में सजा सुनाई गई है। मैंने उनसे झूठ बोला कि मुझे एक लड़की को भगाने के आरोप में पकड़ा गया है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई तो सैनिक शासन ने हम दोनों को फैसलाबाद से मियांवाली जेल शिफ्ट कर दिया। उन्हें एक ऐसी गाड़ी में बिठाया गया जो गद्दों और कंबलों से भरी हुई थी। उसके शीशों पर जानबूझकर कीचड़ पोत दिया गया था ताकि किसी को पता न चल सके कि अंदर कौन बैठा है। जिस दिन शेख को रिहा किया गया उन्होंने मुझे दोस्तोवस्की की किताब क्राइम एंड पनिशमेंट भेंट में दी। उस पर उन्होंने दस्तखत करके लिखा, झूठ और सच के बीच लंबी लड़ाई में पहले तो झूठ जीतता है लेकिन बाद में जीत सच की ही होती है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद शेख मुजीब को जेल से निकालकर रावलपिंडी के पास एक गेस्ट हाउस में रखा गया और प्रधानमंत्री भुट्टो उनसे मिलने पहुंचे। कुलदीप नैयर को कई बार शेख मुजीब से बात करने का मौका मिला है। एक दिन प्राइम मिनिस्टर भुट्टो वहाँ जेल में तशरीफ ले गए शेख साहब को मिलने के लिए, तो उसने पहले सवाल जो शेख साहब ने कहा, भाई तुम कैसे प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि मेजॉरिटी तो इलेक्शन में मेरी थी। उस पे भुट्टो चुप रहे अकॉर्डिंग टू शेख मुजीबुर रहमान और कहा कि मैंने आपकी जान बचाई है क्योंकि फौज चाहती थी कि आपको मार दिया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा इस बात के लिए, लेकिन ये अब बांग्लादेश तो एक रियलिटी है, अब उससे तो मुनक्कर नहीं हो सकते तुम। तो कहने लगा यही मैं कहने आया हूँ आपसे कि हम कुछ ऐसा करें कि डिफेंस का कॉमन कर लें, फॉरेन अफेयर्स कॉमन कर लें, कम्युनिकेशन कॉमन कर लें, या कोई भी लिंक जो इनमें से तीनों में से तीन नहीं मंजूर तो जो भी लिंक है वो करें। ने कहा कि भाई देखो मैं जेल में हूँ और इस वक्त तो मैं अपने लोगों से पूछ नहीं सकता, जब तक मैं बाहर नहीं आता तो तब तक तो उसने कहा नहीं मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस दौरान बाद में बांग्लादेश के विदेश मंत्री बने डॉक्टर कमाल हुसैन भी पाकिस्तानी जेल में थे। 26 दिसंबर 1971 को उन्हें भी उसी गेस्ट हाउस में लाया गया जहां शेख मुजीब पहले से ही नजरबंद थे। डॉक्टर कमाल हुसैन भी कहते हैं कि मुजीब को छोड़ते समय उन पर भी दबाव डाला जा रहा था कि वो पाकिस्तान से संबंधों को पूरी तरह समाप्त न करे। वो कहे कि जाने के दिन भुट्टो साहब आपको डिनर खाकर प्लेन में
ले लेंगे। डिनर के लिए हम लोग को वहाँ उनके गेस्ट हाउस मिलेगा। वहाँ उन्होंने शुरू किया कि हाँ ठीक है, प्लेन तो ठीक है आज जाने का, लेकिन शाह ऑफ ईरान कल सुबह आएंगे, वो बहुत चाहते हैं आपसे मिलकर जाएंगे। तो बंगबंधु और हमने कहा कि ये तो बुरी बात है, क्योंकि वो कोशिश करेंगे वहाँ प्रेशर देने के लिए। और भुट्टो का तब जो कहना था कि आप कुछ ना कुछ रिलेशंस हमारे साथ रखें, तो बंगबंधु का हम वहाँ से जाके उत्तर देंगे। और शाह ऑफ ईरान के व्यापार में ये तो बहुत, अगर ये हम बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर तुम इसको इंसिस्ट करो तो हमको फौरन जेल में वापस भेज दो। तो फिर भुट्टो कहा कि ठीक है, हम प्लेन आज रात को ही जाएगा। फिर वो प्लेन कुछ देर से आया तो प्लेन पे हमको पहुंचाकर यानी सी ऑफ किया। रावलपिंडी से शेख मुजीब लंदन गए। वहां 2 दिन रुकने के बाद उन्होंने बांग्लादेश के लिए उड़ान भरी। रास्ते में वो कुछ देर के लिए दिल्ली रुके। उस विमान में सवार डॉक्टर कमाल हुसैन याद करते हैं। वहाँ हम जब उतरे अभी भी हम इमोशनल हो जाते हैं इसको, उस दिन को याद करते हैं। मिसेस गांधी थी, फुल कैबिनेट के लोग थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, और एक्सपीरियंस था कि फैमिली रियूनियन हो रहा है। सब यानी आगे पकड़ रहे हैं, सब अनेक उनके आंख में पानी है। और फिर इसके बाद कहा कि आप कुछ यहाँ तकरीर कीजिए, यहाँ पास हम बंदोबस्त किया है। तो फिर हम बैठे जगजीवन राम साहब के पास और बंगबंधु वहाँ बंगला में तकरीर किए और हम ट्रांसलेट करते रहे उनके लिए। इससे पहले दिल्ली के कैंटोनमेंट ग्राउंड में एक जनसभा में इंदिरा गांधी ने उनका स्वागत किया। उनका शरीर जेल में बंद था, लेकिन उनकी आत्मा को कोई बंद नहीं कर सका, और उसने प्रेरणा दी बांग्लादेश के लोगों को। उनका धन्यवाद देते हुए शेख मुजीब ने पहले अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, लेकिन वहां मौजूद लोगों और स्वयं इंदिरा गांधी ने उनसे अनुरोध किया कि वो बांग्ला में बोले। हमारे भाई और बोनेरा, আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার, আপনাদের সৈনিক বাহিনী, সৈন্যবাহিনী, আপনাদের জনসাধারণ যে সাহায্য এবং সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছে, চিরদিন বাংলার মানুষ তা ভুলতে পারবে না। जब शेख मुजीब ढाका पहुंचे तो करीब 10 लाख से अधिक लोग उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। रेस कोर्स मैदान में बोलते हुए शेख भावुक हो गए। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের স্বাদ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলা মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। शेख मुजीब ने सत्ता संभाली और युद्ध से तहस नहस बांग्लादेश ने देश के पुनर्निर्माण की तरफ कदम उठाए। लेकिन हर अच्छी परी कथा का एक दुखद अंत होता है। 1975 आते आते चीजें उनके हाथ से निकलने लगी। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और भाई भतीजावाद को शह मिलने लगी। लोगों में असंतोष के साथ साथ सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा। 15 अगस्त 1975 की सुबह सेना के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख के 32 धनमंडी स्थित आवास को घेर लिया। मैंने बांग्लादेश के तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल शफीउल्लाह से बात की। 15 अगस्त सुबह जब के 2 यूनिट already on their target, that is the time I came to know. The director MI came to me early in the morning to ask me कि आपकी ये 2 यूनिट को अपने शहर के तरफ भेजा या नहीं? I said no. Then he told me that they are reaching their radio station, they are going to Gana Bhavan, they are going to Bangabandhu's house. Immediately मैं शेख मुजीब को टेलीफोन किया, उनका टेलीफोन एंगेज था। When I got through, he was very annoyed. He said, तुम्हारा फोर्स मेरा घर में अटैक किया है। He said that Safiullah, তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে, কামালকে বোধহয় মেরে ফেলেছে, তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও। Then I said, sir, আমি কিছু করতেছি, I am doing something. Can you get out of the house? Then he remained quiet. I said, hello, hello, hello. I continued to say hello. After about 20 or 30 seconds, I heard some firing. I mean, the automatic fire sound I heard over the telephone. मुजीब अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तब उन पर गोली चलाई गई। मुजीब मुंह के बल गिरे और नीचे तक गिरते चले गए।
उनका फेवरेट पाइप अभी भी उनके हाथ में था। एंटनी मैस्क्रनहस अपनी किताब बांग्लादेश ए लेगेसी ऑफ ब्लड में लिखते हैं, हालांकि मोहिउद्दीन शेख मुजीब को मारने निकले थे, लेकिन उनको देखते ही वो नर्वस हो गए। उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, सर अपनी आशुन। सर आप आइए। मुजीब ने चिल्लाकर कहा, क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारने आए हो? भूल जाओ, पाकिस्तान की सेना ऐसा नहीं कर पाई, तुम किस खेत की मूली हो? मुजीब के व्यक्तित्व का असर था कि मोहिउद्दीन हकलाने लगे थे और बार बार यही दोहरा रहे थे, सर अपनी आशुन। तभी स्टेनगन लिए मेजर नूर ने प्रवेश किया। उन्हें लगा कि मुजीब मोहिउद्दीन को बातों में लगाकर समय बचा रहे हैं। नूर ने मोहिउद्दीन को धक्का देते हुए अपने पीछे लिया और मुजीब पर अपनी पूरी स्टेनगन खाली कर दी। इसके बाद मौत का तांडव शुरू हुआ। पहले बेगम मुजीब को गोली मारी गई, फिर बारी आई उनके दूसरे पुत्र जमाल की। उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहां तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साल के रसेल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। एक जमाने में दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ रहे सुभाष चक्रवर्ती कहते हैं कि बांग्लादेश में भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त समर सेन ने उन्हें बताया था कि 15 अगस्त 1975 की सुबह 32 धन मंडी में हुआ क्या था। When these people entered his house, apparently Mujib came out. He thought these people stayed into their house, and like an elderly man, he was abusing them. What are you doing here? Why have you come to Raki Chao? जब ये लोग मुजीब के घर में घुसे तो वो बाहर आए। उन्हें लगा कि वो गलती से उनके घर में घुस आए हैं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम चाहते क्या हो? उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो लोग उन्हें मारने आए हैं। उन्हें मारा गया बेरहम तरीके से, और मारने के बाद उन्हें किसी के कंधे पर नहीं बल्कि घसीटते हुए घर से बाहर लाया गया और इंतजार करते हुए ट्रक में फेंक दिया गया। सुभाष चक्रवर्ती के शब्द। इस घटना के 11 साल बाद वरिष्ठ पत्रकार और मशहूर पुस्तक कर्नल हु वुड नॉट रिपेंट के लेखक सलील त्रिपाठी की मुलाकात मुजीब के हत्यारों में से एक कर्नल फारूक रहमान से हुई। सलील त्रिपाठी मुजीब की हत्या में उनकी भूमिका के बारे में सीधा सवाल करने से झिझक रहे थे। उन्होंने घुमाकर प्रश्न किया कि बांग्लादेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि आप। मुझे अपना वाक्य ख़त्म नहीं करने दिया। जब मैंने कहा कि हमने सुना है कि आपके देश में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जब आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री को मारा गया था, और सब लोग मुझे कहते हैं कि आपने उसमें कोई रोल, और मैं अपना वाक्य ख़त्म करूं उसके पहले उन्होंने कह दिया कि नहीं, वी हैड टू फिनिश हिम, वी किल्ड हिम। या बाद में मेजर अब्दुल रशीद ने मशहूर पत्रकार एंटनी मैस्क्रनहस को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही शेख की हत्या की थी। So just to stay in the power, he could have done any sort of mischievous act at the cost of even the country also. So you would think that had Mujib remained alive, he would have turned the tables on you all. And yes, that would have been his first effort. And so you had to eliminate. You felt you had to kill him. Yes, I had to. सैयद बदरुल एहसन बांग्लादेश के वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ी सदमे की बात यह है कि यहाँ जो हमारे जो आर्मी इंटेलिजेंस, आर्मी चीफ, डेप्यूटी चीफ, किसी को मालूम नहीं था कि ये कंस्पिरेसी हो रहा है। सारी लेवल पर इंटेलिजेंस फेलियर हुई है। जब वो जिस सुबह वो शेख साहब को वो मारने गए, उस वक्त तक वो जीवित थे, तो उन्होंने जनरल शफीउल्लाह जो आर्मी चीफ थे उनको फोन की, कहा था आर्मी तुम्हारे सोल्जर ने मेरे मकान पर अटैक किया, तुम कुछ करो। और जनरल शफीउल्लाह की एक अजीब किस्म की जवाब थी। उन्होंने कहा, कैन यू कम आउट ऑफ द हाउस सर। अब सोचिए, आर्मी चीफ मुल्क के प्रेसिडेंट को कह रहे आप अपने मकान से निकल सकते। एक प्रेसिडेंट तो आपकी डोंट एक्सपेक्ट अ प्रेसिडेंट टू जंप अक्रॉस द वॉल। शेख के मरने के 21 साल बाद तक बांग्लादेश की किसी सरकार ने उनका नाम तक नहीं लिया। एक तरह से इतिहास से उनको व्हाइट वॉश कर दिया गया। 1996 में अवामी लीग के सत्ता में आने के बाद शेख का नाम फिर से लिया जाने लगा। भारत के पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे कहते हैं, हम कहेंगे कि एक वर्ग था, मेरी समझ से वो वर्ग काफी माइनॉरिटी में था, जो कि उनके खिलाफ बोलता था और तरह तरह के कारण ढूंढता था कि क्यों ऐसा हुआ। कोई भी इस हद तक नहीं जाता था कि ये जस्टिफाई करें कि उनको मारा गया और ठीक किया गया। कोई भी उनका दुश्मन से दुश्मन भी नहीं आता था। और एक उनका एक इमेज था कि ये हमारे इस नए राष्ट्र के निर्माता हैं
और इन्होंने जो हमारे इतिहास में जो रोल अदा किया है वो किसी ने नहीं किया है, कोई कर नहीं सकता है। और जहाँ तक कि मासेस का सवाल है, मैं तो सोचता हूँ कि मासेस में उनका इमेज जो है कभी खराब नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा उनको माना फादर ऑफ द नेशन। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।